बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। साइफ़र, अमरीकी साजिश और फिर आज़म खान साहब का कल बयान, उस पर बहस जारी है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कई एक अहम सवाल उनके बयान के ऊपर उठाए जा रहे हैं। आज फिर वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की। वो कहते हैं कि साइफ़र को साबिक़ वज़ीर आज़म यानी इमरान खान साहब ने अपनी तहवील में लिया, कभी वापस नहीं किया और ये मामला FIA के सुपुर्द किया गया था। इमरान खान साहब ने जवाब देने की बजाय हाई कोर्ट से स्टे लिया चैलेंज करने के बाद, और हाई कोर्ट ने हुकूमत को सुने बगैर पहली पेशी पर स्टे दे दिया। 6.5 माह मामला लटका रहा और पिछले माह फिर ये स्टे वेकेट हुआ है। अब इस बयान के बाद वो समझते हैं और कहते हैं कि तहकीकात FIA करेगी, और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का बार बार वो जिक्र करते हैं जिसमें सज़ा का तयन क्या है, उस हवाले से कानून की रूह से वो अपना बयान दे रहे थे। लेकिन उनके बयान और साइफ़र की कहानी के ऊपर कल रात गए मंजर आम पर आया जो हुदैबिया केस में जस्टिस फ़ायज़ साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 164 का जो बयान था इसाक डार साहब का, उसके ऊपर एक हवाला दिया जा रहा है कि उसमें कहा गया था कि मुलजिम के ख़िलाफ़ इस्तेमाल से करने से कबल लाजिम है कि बयान मुलजिम की मौजूदगी में रिकॉर्ड हो। ये जो फ़ैसला है या ये जो स्टेटमेंट है, ये इस मौजूदा बयान के ऊपर जो आज़म खान साहब के ऊपर है उस पर किस हद तक नाफिज होती है या इन दोनों केसेस में फ़र्क है, इस पर बात होगी। और FIA ने बुलाया है, खान साहब भी इंदिया दे रहे हैं कि वो आने वाले दिनों में, बल्कि आज भी ख़िताब कर रहे हैं वो कौम से सोशल मीडिया के ज़रिए, उन्हें FIA ने भी बुलाया हुआ है कि वो मज़ीद हक़ाइक़ मंजर आम पर लाना चाहते हैं। असद उमर और शाह महमूद कुरैशी को भी FIA ने बुला रखा है। तो इंतहाई अहम ये मामला है, किस जानिब जाएगा, क्या एक्ट लग सकते हैं, ये हमारा सबसे अहम मौजू होगा। और रुपये की मुसलसल बेकदरी जारी है IMF प्लान के बाद भी, इसकी वजूहात का जायज़ा लिया जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज बरी हुए हैं। और फिर अहम खबर एक ये कि बिजली की फ़ीस के साथ साथ जो 35 रुपये सारिफ से वसूल की जाती है, 15 रुपये रेडियो फ़ीस भी वसूल करने का फ़ैसला कर रही है सरकार। काहे को, कौन सा रेडियो जो आवाम सुनती है घरों में जिसके ऊपर 15 रुपये फ़ीस लगेगी, ये सवाल भी उठाया जाएगा। लेकिन सर-ए-दस्त इन तमाम मौज़ूआत से ज़्यादा अहम मौजू आज का दिन, आज हज़रत उमर बिन ख़त्ताब का यौम शहादत है। आपको याद है जो हमारे नाजरीन है कि प्रोग्राम नुक्ता नज़र में जब भी यौम शहादत आया हमारे खुलफ़ाए राशिदीन का, तो शामी साहब को ये एज़ाज़ हासिल है कि चारों खुलफ़ाए राशिदीन के ऊपर उन्होंने सेहरा लिख रखा है उनकी शान में। तो आगाज़ करते हैं हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के यौम शहादत पर उनका लिखा सेहरा। यकम मुहर्रम है जी, इस्लामी या हिजरी साल का पहला दिन। जी, एक तो नया साल जो है वो इस्लामी मुबारक हमारे नाजरीन को। और ये तो साल जो है ना, इसका तो आगाज़ ही हज़रत उमर फ़ारूक की शहादत से होता है। और फिर मुहर्रम, और फिर मुहर्रम, जी, 10 मुहर्रम हज़रत हुसैन की शहादत। वो जो कहा ना इकबाल ने कि ख़रीदे ना हम जिसको अपने लहू से, मुसलमान को है नंग वो पातशाही। तो बस, तो एक तरफ ये लहू रंग सा महीना है और भारत आगाज़ भी है नए साल का, तो मुबारक भी। अब हज़रत उमर बिन ख़त्ताब, उनका जो चेहरा है, उसकी ज़ियारत, उसका नाम, उसको ज़रा सआदत हासिल करते हैं। जी, आप भी नाज़रीन सुनिएगा शामी साहब। उमर बिन ख़त्ताब, रंग ऐसा कि सफ़ेद और सुर्ख गुलाब, खिलाफत की ज़िम्मेदारियों और फाका कशी ने छीन ली जिसकी आबो ताब। अब तो हुक्मरान जो है ना, उनके अल्ल तल्ल देखें तो जब कहत हुआ पड़ा मदीने में, तो उन्होंने जैतून जो है वो भी अपने दस्तरखान से उठा दी। खुश्क रोटी खाते रहे। आंखें बड़ी, उनमें डोरे अनाब, सर के बाल कम, बहुत कामयाब, नाक सीधा, गाल भरे भरे, कद लंबा, तवालत के लिए इज्जत माब, हाथ पाँव बड़े बड़े मगर नामौजू नीयत से इज्तनाब, हर दम संजीदा, लहजा खरा, तबीयत में गुस्सा, चाल तेज, बस आ हुए बेताब,
और चेहरे पर चांदनी मिसाल माहताब और दुआए नबी का जवाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत उमर ने हज़रत उमर के बारे में दुआ की थी कि रसूल अकरम ने एक उमर मुझे दे दे, उमर बिन हिशाम अबू जहल या उमर बिन खत्ताब। तो दुआ कबूल हुई। दुआए नबी का जवाब, जवाब लाजवाब, आफताब आमद दलील आफताब। उसका कबूल इस्लाम, कुफ्र पर बिजलियों का अताब, उसको खुदा की लगन, इसी धुन में वो मगन, इसी की आरजू में वो माहिए बेआब। उसके सामने कोई रुस्तम न सोहराब, और किरगसाने बातिल के लिए वो एक उकाब, और ख़तीब माया नाज, बारगाह हक़ में उसके अल्फाज बार याब, उस पर गवाह खुदा की आखिरी किताब। सुभान अल्लाह। बार बार जी कई मामले में मशवरा किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो हज़रत उमर के मशवरे के मुताबिक वही नाजिल हुई। बारगाह हक़ में उसके अल्फाज बार याब, उस पर गवाह खुदा की आखिरी किताब। सद्दीक़ का जानशीन, वो अमीरुल मोमिनीन, बैतुल माल का अमीन, उसके पास हर वक्त पाई पाई का हिसाब। आप अपना मुहतसिब, उसकी अम्माल पर नज़र, अपने आमाल पर नज़र, हर लहजा ज़ेर एहतसाब। उसकी सिपाह बेपनाह, छा गई मसाले आब, उसकी सल्तनत बेपाया बेहिसाब। ख़त्म कर दिया कैसरो किसरा का रोब दाब, उसके गदा कै कबादो अफरासियाब। उसका अहद इस्लाम का शबाब, उसकी हुकूमत इस्तेहकाम इनकलाब। पैबंद लगे कपड़े अजीज़, मुस्तरद अतलसो कम ख्वाब, उसकी ख़ज़ा सूखी रोटी और प्यालाए आब। उसरतों में वह शादाब, उसकी निगाह में हेच इशरतों के सराब। उसकी एक निगाह से दिल की खेतियाँ सैराब, उसका ज़िक्र कार सवाब, उसकी राह राह सवाब, उसकी सीरत अहले हक़ का निसाब। उसका शर्फ, उसका हर शर्फ बस शर्फ इंतखाब, उसकी अज़मतें कहाँ हर किसी को दस्तयाब। उसके नाम से पहले नाम सिद्दीक़ ही का बाब, उसके मुशीर शेर खुदा बूतराब। उसकी इज़्ज़त इज़्ज़त रसालत माब। उनकी बेटी हज़रत हफ्सा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी मनकूहा थी। उसकी इज़्ज़त इज़्ज़त रसालत माब, वो नबी का रफ़ीक, उन्हीं के पास महव ख़ाब। काफ़ी है उसके लिए ये कौल आ जनाब, मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होते। सुभान अल्लाह सर, क्या सादत है सर। इंतहाई सादत की बात है कि आपको ये तौफीक हुई और आपने नाज़रीन को भी और लाखों करोड़ों मुसलमानों को इस ज़ियारत से मुस्तफ़ीद किया। बहरहाल अब जी तो नहीं चाह रहा आगे बढ़ने को, लेकिन अब हमने साइफ़र का रखा मौजू और हमने ज़हमत दिया आज मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर-ए-आज़म के बड़े मारूफ़ क़ानूनदार रहे जनाब इरफ़ान कादिर साहब को। उनकी तारड़ साहब की, आज़म नज़ीर तारड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आई, वो भी आई, मगर लग ये रहा है कि तू अभी राह गुज़र में है। तू अभी राह गुज़र में है। अच्छा, क़ैद मकाम से गुज़र, यानी अभी मामला जो है ज़ेर तफ्तीश है। किस दफ़ा के तहत क्या कार्रवाई होनी है अभी फैसला नहीं हुआ। क्यों जी इरफान कादिर साहब, क्यों नहीं फैसला हुआ या हो चुका? जी ये तो तफ्तीश का मामला है, ये फरमा रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं शामी साहब। तो अभी ये जैसे जैसे शवाहिद आते जाएंगे उसके बाद ये फैसला होगा ना। ये एकदम फैसला तो नहीं होता कि कौन कौन सी शिकें जो है इस पे लगती हैं, जब तक के
इंक्वायरी मुकम्मल ना हो जाए, तफ्तीश मुकम्मल ना हो जाए, क्योंकि ये सारे फैक्ट्स जब इकट्ठे होते हैं उसके बाद ये फैसला होता है कि ये मामला ट्रायल वर्दी है कि नहीं है, और उसमें फिर वो शिकें भी ऐड की जाती हैं। इरफान साहब, ये जो पीटीआई कह रही है और हवाला दिया जा रहा है कादी फायज ईसा साहब के एक फैसले का हुदैबिया केस में, हाँ जी, जो उन्होंने इसहाक डार साहब के बयान के हवाले से दिया था कि ये जो 164 का बयान है, इसमें मुलज़िम जो है वो उसकी मौजूदगी में रिकॉर्ड होना चाहिए। क्या ये लाजिम बात है? और क्या ये जो हमारे आज़म खान है ये खुद मुलजिम नहीं है, तो क्या इन पर भी पाबंदी होगी कि इमरान खान साहब की मौजूदगी में बयान रिकॉर्ड होता? देखें, इमरान खान साहब की मौजूदगी में तो ये बयान उस वक्त आएगा ना जब मामला ट्रायल पे जाएगा। अभी तो वो स्टेज नहीं आई। पहली स्टेज ये आती है कि एक ऐसा शख्स जो कि खुद भी शरीक जुर्म होता है, उसको वादा माफ गवाह इसलिए बनाया जाता है कि उसके पास कुछ ऐसे शवाहिद होते हैं कि वो चीज़ एस्टेब्लिश हो सकती है, क्राइम एस्टेब्लिश होता है। वादा माफ गवाह दो किस्म के होते हैं, एक में वो शरीक जुर्म ज़रूर होता है लेकिन वो जुर्म में शिरकत कर रहा होता है किसी बड़े बंदे के ईमा पे, किसी अपने से बड़े के कहने पे, और दूसरा वादा माफ गवाह होता है जो बराबर का शरीक होता है। यहाँ पे आजम खान साहब जो है ये प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, लिहाजा इनको जो भी इन्फ्लुएंस था सारी चीज पे वो प्राइम मिनिस्टर का था। तो ये जो इस किस्म के जो वादा माफ गवाह होते हैं उनका भी जो टेस्टिमनी है उसको बड़े कॉशन से लिया जाता है, क्योंकि उस जरूरी होता है कि और भी एविडेंस हो जो इसको सपोर्ट करता हो। और यहाँ पे बहुत सारा ओवरवेलमिंग एविडेंस और भी मिल रहा है जिससे एस्टेब्लिश हो रहा है कि आजम खान साहब जो बात कर रहे हैं वो दुरुस्त है, और उसको सपोर्ट मिल रही है बहुत सारे दूसरे एविडेंस से और सर्कमस्टांसेस से सपोर्ट मिल रही है। और ये कहा जाता है कि गवाह तो झूठ बोल सकते हैं लेकिन जो वाकयात हैं वो कभी झूठ नहीं बोलते। तो ये सारी चीजों को अगर आप इकट्ठा किसी एक तनाज़ुर में इकट्ठा करें तो ये बड़ा सीरियस केस है इनके खिलाफ, जो कि ऐसे नहीं है कि बस समझा जाए कि ये कोई छोटी सी बात हो गई, ये बहुत बड़ी बात हुई। गोया यानी अभी वो मरहला आएगा जब पीटीआई के चेयरमैन की मौजूदगी में वो बयान देंगे, ये यानी यही कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल बिल्कुल, या इसको दोहरा देंगे? उस पे फिर जरा भी होगी। ठीक है अजय, यही बात उस फैसले में लिखी गई है कि ना सिर्फ ये उनकी मौजूदगी में ये बयान दिया जाएगा बल्कि क्रॉस एग्जामिन किया जाएगा। डार साहब का हवाला दे के फैसले में लिखा गया उनके वकीलों को इजाजत होगी जिरा करने की या वो खुद जिरा करेंगे? नहीं, वो तो उनकी मर्जी है, वो खुद करेंगे या वकील करेंगे। अच्छा, तो बिल्कुल इजाजत होगी। तो एक और आपकी जो कानूनी महारत है माशाल्लाह बड़ी नजर है, तो आप क्या समझते हैं कि ये आर्टिकल 6 का मुकदमा बनता है या सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की बात है? सिर्फ हलफ की खिलाफ वर्जी पर भी मामला नहीं हो सकता या होना चाहिए? देखें, ये जो सीक्रेट एक्ट की बातें हो रही हैं ये तो बहुत छोटी बात है। असल बात ये है कि ये जो साइफर की सारी जो मन घड़त कहानी बनाई गई थी, ये बनाई गई थी ताकि असेंबली में जिनकी मेजॉरिटी है उसको माइनॉरिटी में तब्दील कर दिया जाए, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस था उसको थ्वॉट कर दिया जाए, आइन को पसे पुष्ट डाल दिया जाए, और नो कॉन्फिडेंस पे वोट ही ना हो सके सिरे से, और उसको रोक दिया जाए। और फिर उसको न सिर्फ रोका गया बल्कि असेंबलियां जो है उनको भी खत्म कर दिया गया, असेंबलियां भी गिरा दी गई। तो उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट के पास मामला आया तो उन्होंने इस सारी चीज को न सिर्फ के गैर कानूनी का, न सिर्फ के गैर आईनी का, बल्कि एक जज साहब ने कहा कि ये तो आइन के साथ फ्रॉड किया है। और जब आप कहते हैं आइन के साथ फ्रॉड हुआ है तो उसका मतलब है कि आपने आइन को पसे पुष्ट डाल दिया है, आइन को उठा के बाहर फेंक दिया है। तो ये तो पूरे इसमें तो इरफान साहब ये साइफर तो एक हकीकत थी, उसके बाद खान साहब के दौर में जो कौमी सलामती कमेटी का एलामिया है उसमें भी उसका जिक्र हुआ, कहा गया डिप्लोमेटिक है, ग्रेव कंसर्न्स का इजहार किया गया, माना गया कि ऐसा कुछ हुआ और डिमार्च करने की बात भी की गई। लेकिन खान साहब ने अगर वो साइफर जलसे में कागज़ की सूरत में लहराया तो उसको पब्लिक तो नहीं किया, उसमें क्या लिखा है उसकी बुनियाद पर जो उनका माफ़ी ज़मीर था सियासी वो बयान किया है। तो ये कहना कि उस साइफर को पब्लिक किया गया है या उसके मदरजात को पब्लिक किया गया, वो कैसे साबित होगा? हाँ,
अब देखें, दो चीजें हैं इसमें। एक तो जो आप जिस तरफ इशारा दे रहे हैं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वाली बात है, दूसरी जो बात है कि साइफर को जो इस्तेमाल किया गया और उसको जिस तनाजर में पेश किया गया कि जिस तरह के अमेरिका जो है वो यहाँ पे कुछ लोगों से मिला हुआ था जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आए हैं, और ये मिली भगत से पाकिस्तान में हुकूमत को तब्दील कर दिया गया, जो कि कासिम सूरी ने भी अपनी रूलिंग में ये लिखा है सारा। तो ऐसे तो कोई चीज हुई नहीं, ये तो सारा इन्होंने झूठ बोल दिया। तो एक तो इन्होंने झूठ बोला, उसके तहत ये 62(1)(f) का इतलाक होगा कि ये ऑनेस्ट और अमीन भी नहीं है। दूसरा, इन्होंने आइन को पसे पुश डाला इस तरीके से कि इन्होंने वोट ऑफ, जैसे मैं ऑलरेडी वजाहत कर चुका हूँ। और तीसरा जो कि ये नहीं कादिर इरफान साहब, साइफर के ऊपर क्या झूठ बोला उन्होंने? मैं आ रहा हूँ ना, साइफर में तो वो साइफर जो आया उस पे झूठ ये बोला कि उसको जिस तनाजर में वो आया था उसको ट्विस्ट किया, और दूसरा ये कि साइफर जो था उसको इस तरह से मंजरे आम पे ले आए। ये इंटरनल मामलात होते हैं किसी भी हुकूमत के, जो बाहर से अगर कोई किसी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनका कोई भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात अगर पाकिस्तान की हुकूमत के बारे में, तो ये नॉर्मल तरीका होता है, उसको आप आउट नहीं करते इस तरह से। इन्होंने वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन अलहदा की, तो बहुत सारे ऑफेंसेस इकट्ठे इन्होंने कर दिए। तो मगर ये बताइए कि अगर ये दस्तूर शिकनी समझा जाए इसको, तो फिर तो कार्रवाई के लिए वफाकी काबीना की इजाज़त लेना पड़ेगी। इसका मतलब है कि FIA को अपनी तहकीकात जो है उसको बहुत जल्द समेटना होगा, क्योंकि निगरान काबीना तो फिर ये काम नहीं कर सकेगी। नहीं, निगरान भी कर सकती है, ये काम करना है फेडरल गवर्नमेंट ने। और फेडरल गवर्नमेंट जो है, इट कंसिस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स एंड फेडरल मिनिस्टर्स। और वो जो साकिब निसार की एक जजमेंट दी हुई है वो बिल्कुल गलत है। जहाँ पे जजमेंट तो है ना जी, जजमेंट तो है ना फील्ड में, कोई बात नहीं है। तो ठीक है, अगर आप शामी साहब प्राइम मिनिस्टर हो और आपने ओथ उठाया हो कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करूंगा, और आप कॉन्स्टिट्यूशन को उतना ही समझे, आपको समझना चाहिए बतौर मुकन्नना का हिस्से के जितना एक जज समझता है, और आप अगर इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि वो जज जो है वो गलत कह रहा है, तो आप बतौर प्राइम मिनिस्टर की अपनी ओथ को वायलेट कर देंगे उस वक्त। ठीक, मगर तो लिहाजा वो जो जजमेंट है उसकी कोई वक़्त नहीं है। चलिए वो तो बात की बात है, मगर वफाकी काबीना जो है ये अप्रूवल देगी इसकी? देखें, वफाकी काबीना की हैसियत जो है ना, ये जब वफाकी काबीना और प्राइम मिनिस्टर बैठते हैं तो प्राइम मिनिस्टर जब फैसला कर लेते हैं, वो वफाकी काबीना मावनत करती है वजीर आजम की। फैसला वजीर आजम का होता है। यहाँ पे फैसला उन्होंने बना दिया वफाकी काबीना का, यानी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। वो तो एक दूसरी बहस है ना इरफान साहब। असल बात यह है कि दस्तूर शिकनी की कार्रवाई जो है वो तो अपने तौर पर तो FIA नहीं कर सकती ना। दस्तूर शिकनी की तो वफाकी हुकूमत करेगी ना जी। ठीक, वो वफाकी हुकूमत बिल्कुल कर सकती है। वो जो हाई ट्रीजन एक्ट में जो भी तरीका दिया हुआ है उसके तहत वो वफाकी हुकूमत जो है वो कंप्लेंट करेगी। एक वो स्पेशल कोर्ट है, उसके आगे कंप्लेंट जाएगी, उसके बाद ये ट्रायल शुरू होगा। तो आपका तवक्को है कि ये तफ्तीश जो है वो हफ्ते डेढ़ हफ्ते में मुकम्मल हो जानी चाहिए? मेरा ख्याल है इसमें तो लंबी चौड़ी तफ्तीश की अब जरूरत ही नहीं रहेगी। ये तो बड़ा क्लियर कट केस है ट्रीजन का। अच्छा, ये बता दें, अगर ये खान साहब FIA की पहले भी FIA ने याद किया था, नहीं पेश हुए थे, अगर आप वो दोबारा बुला रहे हैं 25 को, अगर नहीं पेश होते तो राना साहब ये कह रहे हैं कि फिर गिरफ्तारी भी हो सकती है। वाकई ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकती है। अगर आप तफ्तीश पे बुलाएं और कोई पेश ना हो और इस तरह का जुर्म हो, तो फिर इतनी तो रियासत कमजोर नहीं है ना कि उसको अरेस्ट ही ना कर सके। आज जो तारड़ साहब की गुफ्तगू थी उससे तो यही तासुर आया, बल्कि वाज़ेह हुई बात कि वो कह रहे हैं FIA को तफवीज़ किया गया है, हुकूमत ने फैसला किया है, वही इंक्वायरी करेगी, वही बयानात ले रही है, वही जायज़ा लेके केस बिल्ड करेगी और फिर आगे चलेगा अदालत में केस। तो उसके अलावा जो हुकूमती तर्जुमान या सियासतदान है वो तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू करने का ऐलान भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब है ये सिर्फ सियासी ऐलानात हैं, असल बात इस्टेब्लिश होगी FIA की इंक्वायरी से। जी, असल बात, अब मैं आपकी ये सवाल जो है मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया कि आपने क्या पूछा है। मैंने आपसे पूछा कि एक जानिब मुसद्दिक मलिक साहब का बयान है
कि जी 17 साल की कैद हो सकती है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत। मियाँ जावेद लतीफ़ की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, सियासी तौर पर हुकूमती वज़रा कह रहे हैं जी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई का ऐलान कर दिया है। आज़म तारड़ साहब कह रहे हैं नहीं, FI तय करेगा, वो इंक्वायरी करके तयन करेगा कि क्या मामला है। हाँ, इसका जो भी प्रोसीजर है मेरा ख्याल है लॉ मिनिस्ट्री इसमें ठीक कह रहे हैं। वो प्रोसीजर इसी तरह का है जब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में प्रोसीड करते हैं। लेकिन अगर आप हाई ट्रीजन एक्ट के नीचे जाते हैं तो फिर तो मामला जो है वो बड़ा स्ट्रेट है कि वो आप वो फैक्ट्स जो है वो सामने रख के तो आप कंप्लेंट जो है दर्ज कर देते हैं और वो स्पेशल कोर्ट के सामने चली जाती है। बहुत शुक्रिया जनाब इरफान कादिर साहब। ये सर जो हुदैबिया केस था उसमें 164 के बारे में बड़ी वाज़ेह बात लिखी है कि मुलजिम की मौजूदगी में और क्रॉस एग्जामिन का मौका मिला जाए, तो उसकी बुनियाद पे PTI के हल्के ये कहते हैं कि उनका बयान अपनी जगह आज़म खान साहब का, और जैसे खान साहब ने कल खुद कहा था कि जी आज़म खान साहब बड़े ईमानदार बंदे हैं, मैं तब इस बयान को मानूंगा जब अपने कानों से सुनूंगा, देखूंगा नज़रों से। वो दोनों में फ़र्क है, इसलिए कि नवाज शरीफ साहब तो उस वक्त मुल्क में नहीं थे और उनके सामने जब ये बयान पेश नहीं किया गया, ना उनको कन्फ्रंट किया गया, ना उन्होंने उस पर जिरा की, इसलिए उस बयान, और फिर मार्शल लॉ लगा हुआ था तो उसकी अहमियत कम हो गई। लेकिन अभी तो ट्रायल होगा ना, अभी तो जो चेयरमैन हैं वो भी मौजूद हैं और आज़म खान भी मौजूद हैं और अदालत में ये सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली जाएंगी। अच्छा, कल उनको हक मिलेगा, वो जिरा करें। बिल्कुल ठीक। स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान से एक सहाफ़ी ने बार बार सवाल पूछा साइफर के ऊपर, मुदाखलत के ऊपर, इंसानी हकूक़ के ऊपर, और खान साहब को बचाने के लिए अमेरिका क्या कर सकता है। बड़ा दिलचस्प गुफ्तगू है और उनका जवाब भी, जिसमें अमेरिका ने एक बार फिर कहा है कि उनका कोई लेना देना नहीं और दाखिली जो सियासी दखल नहीं देते। देखिए क्या कह रहे थे वो जो सहाफ़ी थे, उन्होंने ये तक कहा कि जी इतनी ज़्यादा उनके हामी हैं यहाँ अमेरिका में बैठे हुए पूरी दुनिया में, वो बड़े मुस्तरब हैं, उनके लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं, उनके ऊपर झूठे केसेस किए जा रहे हैं, तो अमेरिका क्यों कुछ नहीं करता। तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि हम जो दाखिली सियासत है पाकिस्तान की, उसमें वो जो उससे हम जो अखबार नवीस हैं हमें उनसे हमदर्दी है, उनको भी देखना चाहिए कि मुल्कों के मामलात किस तरह से होते हैं। आपका एक निज़ाम अदल है, हाँ ये बात होनी चाहिए कि मामला जो है अदालत में चले और उनको फेयर ट्रायल का हक मिले, फेयर ट्रायल का हक होना चाहिए। लेकिन ये हमारा इंटरनल मामला है ना, अमेरिका क्या क्या लेना देना। हमने ये मुतालबा किया है, हमारे किसी अखबार नवीस ने ये सवाल किया है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप के मामले में पाकिस्तानी हुकूमत क्या कर सकती है। और नहीं ये भी कहे ना कि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में उनके चाहने वाले पाकिस्तान में बड़े मुस्तरब हैं, बड़े मुस्तरब हैं। हाँ, और उनके साथ जो सलूक रवा रखा जा रहा है अमेरिका में कैपिटल हिल के मामले पर या दीगर, तो उससे अवाम में एक बेचैनी ही पाई जाती है। तो ये हक है, चेयरमैन का हक है कि उनको सफाई का मौका मिले, फेयर ट्रायल हो और फैसला हो। मामला तो अदालत में होना है ना, ये तो कोई इंतजामी हुक्म के तहत तो आप काम नहीं कर सकते। इस पर खान साहब ने रद्दअमल दिया एक ट्वीट की सूरत में कि जो साइफर ड्रामा है इसमें वो बड़े ग्रिपिंग किस्म के हकायक लेके सामने आ रहे हैं। पता नहीं खिताब में लेके आते हैं या जब FI बुलाएगी तब लेके आएंगे, और ऐसा क्या बाकी बचा है जो अभी तक उन्होंने इस हवाले से बयान नहीं किया। ये भी दिलचस्प होगा। ठीक है, उनको हक है, बयानिया बनाने का हक है, जवाब देने का हक है। असद उमर और शाहमूद कुरैशी भी 24 को पेश हो रहे हैं, उन्होंने कहा हम जाएंगे। राना सनाउल्लाह तो शाह महमूद कुरैशी साहब को भी लपेट में लेना चाहते हैं। लेकिन देखिए उनकी आरज़ू किस हद तक पूरी होती है, किस हद तक पूरी नहीं होती। ठीक, एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ये IMF के साथ प्रोग्राम भी हो गया, दोस्त ममालिक ने कर्ज़ भी दे दिया, इमदाद भी कर गई, उसके बावजूद रुपए की मुसलसल बेकदरी है। IMF प्रोग्राम होते ही कुछ इस्तेहकाम मार्केट में देखने को मिला, लेकिन पिछले हफ्ता 10 दिन से हम देख रहे हैं कि 9 से 10 रुपये डॉलर की कदर में इजाफा हुआ है और रुपया बेकदर हुआ है। तो अब ये 276 से शुरू हुआ 7-8 दिन पहले, और अब ये इंटर बैंक में आज की तारीख में 285 पर बंद हुआ है। तो ये क्या वजह है, क्यों डॉलर नहीं रुक पा रहा और रुपया बेकदर हो रहा है? खाकान नजीब साहब हैं, मईशत के माहिर हैं, उनको गाहे गाहे हम जहमत देते हैं। खाकान साहब, अहले सरबत जो है ख़रीदारी कर रहे हैं, डॉलर की ख़रीदारी कर रहे हैं ज़ख़ीरा करने के लिए। क्यों जी खाकान साहब, ये क्यों नहीं ब्रेक लग रही डॉलर को? देखिए, एक तो बात यह है कि पाकिस्तान ने जब
आईएमएफ का प्रोग्राम अभी नहीं था, तो ये कोशिश की कि आप डिविडेंड्स को, आप रॉयल्टीज को, आप कंटेनर्स को और एलसीज को, इन 4 चीज़ों पे कदगन लगाइए ताकि इंपोर्ट जो कि 80 अरब डॉलर पे चली गई थी उसको कहीं 50 और 60 अरब डॉलर के करीब लाया जाए। यानी कि हर महीने हमने कोई 2 अरब डॉलर की इंपोर्ट और ये सारी चीज़ें जो हैं इनको रोका। जून के एंड में, जस्ट बिफोर गोइंग इनटू द आईएमएफ प्रोग्राम जो एसबीए है, आपने स्टेट बैंक से ये लिख कर उनको भेजा कि हम अपनी कदगन उठा रहे हैं। सो उस दिन ही मैंने कह दिया था कि पाकिस्तान इज नाउ मूविंग अहेड विद द आईएमएफ प्रोग्राम। अब उसकी वजह से 1.5 अरब डॉलर के तो बैकलॉग है तकरीबन जो आपने डिविडेंड्स में देना है। मैं एक रकम आपके सामने रख रहा हूँ। अब आपके कई हजार कंटेनर इस वक्त पोर्ट्स पे खड़े हैं, उनकी क्लियरेंस शुरू हुई है। आपने नई एलसीज पे कदगन उठा दिया है। रॉयल्टीज जैसे एक एयरलाइन ऑपरेट करती है उसने भेजने हैं। सो एक तो उधर से आपकी डिमांड क्रिएट हो रही है। दूसरी ये चीज़ याद रखिए कि एक बड़ी नई चीज़ हुई है इस प्रोग्राम में जो मेरे ख्याल में तो शायद स्टेट बैंक को बेहतर अथॉरिटीज़ के साथ मिलकर निगोशिएट करना चाहिए थी। ये एक अनयूजुअल चीज़ है और वो ये है कि एक नया कंटिन्यूअस स्ट्रक्चरल बेंचमार्क। सो इसका मतलब है कि 9 माह जब प्रोग्राम रहेगा हमारे पास तो ये बेंचमार्क जो है वो हर वक्त चलता रहेगा। और वो यूं है कि जो इंटरबैंक की मार्केट है और जो ओपन मार्केट है उन दोनों का फर्क जो है वो 1.25% से ज्यादा का नहीं हो सकता। अब आप सोचिए जामी साहब और शामी साहब कि ये पहले फर्क जो है 10-12 रुपए पे चला जाया करता था, यानी कि 3 से 4%। पर हम इंटरबैंक को, उनका ख्याल है आईएमएफ का कि हम उसको कदगन लगाकर रोक लिया करते थे, तो वो ये नहीं चाहते कि ओपन मार्केट ऑपरेशन ना हो। तो देखिए उन्होंने कैसा स्ट्रक्चरल बेंचमार्क सामने रखा। आज के मुताबिक इसका मतलब है कि 3.5 रुपए का फर्क होना चाहिए, यानी कि अगर 2.85 पे इंटरबैंक क्लोज हुआ है तो ओपन मार्केट को 88, 89 या 90 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। हालांकि ये ऐसा नहीं है और अगर 5 दिन ऐसा होता रहता है तो ये हम उस स्ट्रक्चरल बेंचमार्क से इनहराफ कर रहे होंगे। और इसलिए भी आपने देखा कि आपको रुपए की कदर में इंटर बैंक पे इन सारी वजूहात की वजह से एक प्रेशर दिखाई तो ये कोई मामला रुकता दिखाई देता है आपको या ये यूं ही चलेगी? देखिए एक तो ये बात है कि ये सारी चीज़ें अभी पास थ्रू होनी है जो हमारे डिमांड साइड की हैं। फिर हमें रुपए की कदर को मार्केट बेस पे रियली लाना है और ये इनके जो फ़र्क है उसको हमने 1.25% पे लाना है। पर तीसरी बात यह है कि मार्केट फंडामेंटल्स जो हैं, हमारे जो इकोनॉमी के फंडामेंटल्स हैं, वो बहुत डिस्टर्ब्ड हैं। जो असल बात है ना जामी साहब, वो यूं है कि किसी भी इकोनॉमी की जो कदर है उनकी करेंसी की, वो उनकी पैदावारी सलाहियत से ताल्लुक रखती है। तो 11 माह आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट की है, पिछले 11 माह मई तक का जो डेटा है, इससे क्या है कि आपके पास एक्सपोर्ट करने को कम सामान था, 12% पूरे साल की एक्सपोर्ट कम हुई। आपकी जो ओपन मार्केट और जो इंटरबैंक का फर्क था उसने 4 अरब डॉलर आपकी जो आ रही थी रेमिटेंसेस वो ऑफिशियल चैनल की बजाय नॉन ऑफिशियल चैनल पे चली गई। अब इन सब चीज़ों को स्ट्रीमलाइन होते हुए वक्त दरकार होगा और ऑन दी एवरेज प्रेशर अभी टूटता हुआ दिखाई दे नहीं रहा। ये तो फिर वही जगह है, निकले थे हम जहां से जी। तो ये तो फिर वही फंस जाएंगे जी। देखिए ना, आज 20 दिन गुजर गए शामी साहब। मैं आज सुबह ही एक दोस्त से डिस्कस कर रहा था तो मैंने कहा आप बता दीजिए कि आपको 9 माह का ब्रीदर मिला है, उसका 1 माह 10 दिन बाद ख़त्म हो जाएगा, क्या आपने कोई फंडामेंटल ऐसी तब्दीली अपने एनर्जी सेक्टर में सवाए उस कीमत की तब्दीली के जो कि एक और स्ट्रक्चरल बेंचमार्क है आईएमएफ के साथ जी, फी यूनिट जो बिजली की उसमें कीमत में इजाफा किया, 2 बार किया, आज भी 1 रुपये 90 पैसे हुआ, उससे पहले 4 रुपये से ज्यादा हो चुका। तो खान साहब यह कोई नालायकी है या सरफे नजर हो गया है? देखिए मेरा ख्याल है कि इस वक्त इकॉनमी जो है वो सेंटर स्टेज पे नहीं है और आई थिंक कि इस वक्त जो स्टेट एपरेटस है वो जो ये इस तरह की चीज़ें हैं जिस पे हमें काम शुरू करना है, मैं आज भी कहता हूं कि काम आज ही शुरू कर दीजिए। एनर्जी सेक्टर को कैसे ठीक करना है, पैदावारी सलाहियत कैसे बढ़ानी है, कैसे मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट पे वर्क करना है, कैसे ऐसी टैक्सेशन पे आना है जो कि ब्रॉड बेस्ड हो, इस पे काम शुरू कीजिए। ये सारे काम मुझे होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। फिर डेट रीप्रोफाइलिंग पे काम कीजिए,
ये है हमारी इकोनॉमी की सूरत। बहुत शुक्रिया खाकान साहब, फिर आपसे नशिस्त होगी आज वक्त कम। सर मैं एक बड़ा अहम इशू है जिस पे तो पूरा प्रोग्राम करना चाह रहा था, लेकिन मुख्तसर बात कर लेते हैं। 35 रुपये बिजली के सार्फिन से हर बिल में वसूल किए जाते हैं बतौर टीवी फीस, टीवी के लिए। अब उसमें 15 रुपये मजीद इजाफा रेडियो भी डाल दिया। रेडियो, और ये तजवीज़ दी है सेनेटर इरफान सदीकी साहब ने, आज फैसला किया सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना ने, सलीम मांडवी वाला साहब उसकी सदारत करते हैं, और ये मंजूर कर लिया उन्होंने, पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद ये आयद होगी। वो ये कहते हैं कि जनाब अली ये BBC, वॉइस ऑफ अमेरिका, आकाशवाणी और कई दूसरे नेटवर्क्स की मिसालें देते हुए कि दुनिया का हर मुल्क रेडियो स्टेशन को सरकारी ग्रांट देता है और घर से रेडियो फीस वसूल की जाती है। ये बात तब आप दुरुस्त यहाँ पे लगेगी अगर हमारे यहाँ भी क्या रेडियो पाकिस्तान का मेयार BBC का, आकाशवाणी का या वॉइस ऑफ अमेरिका जैसा है। यहाँ तो बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। ये नहीं, ये फीस उनसे क्यों ना वसूल की जाए जिन्होंने रेडियो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है। इतना जज्बाती ना हो तो और क्या करूं मैं। रेडियो की बड़ी खिदमत है थी और रेडियो की बड़ी कंट्रीब्यूशन है और हो सकती है। रेडियो को रिवाइव करना चाहिए, रेडियो को रिस्ट्रक्चर करना चाहिए, और रेडियो के लिए कोई चंदा इकट्ठा करने की जो बात आई है कोई ऐसा जज्बाती ना हो इस पे। सर पहले ही बिजली का फी यूनिट आज ₹1.90, उससे पहले ₹4.5 बढ़ चुका है। है और एक 200 यूनिट देने वाला जो बंदा है जो 30-35 हज़ार कमाता है उसका तो अल्लाह ही हाफिज है। अल्लाह सबका हाफिज होगा। लेकिन ये अवाम पे क्यों डाल रहे हैं? ये 20-25 साल में जिन्होंने रेडियो का बड़ा गर्क किया उनसे क्यों नहीं लेते? इतने जज्बाती ना हो, रेडियो को जरा दुरुस्त हो जाने दें। वो भी हमारे भाई बंद हैं, तनख्वाहों किसने भर्तियां की वहां पे नहीं मिल रही, किसने भर्तियां की और खाक उड़ रही है। रेडियो को रिवाइव करना चाहिए, उसकी अजमत रफ्ता लौटानी चाहिए। मैं इनकार नहीं कर रहा, लेकिन एक ब्रेक ले लेता। अच्छा आप एक ब्रेक छोटी सा ले लूँगा। रेडियो की अजमत रफ्ता का जिक्र शामी साहब कर रहे थे। आपने भी तो रेडियो से काम शुरू किया था ना। प्राइवेट इदारा था सर। रेडियो पाकिस्तान की बड़ी खिदमत है। मैंने कब इनकार किया, लेकिन उस रेडियो आवाज बुलंद रहनी चाहिए। उस रेडियो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किसने किया? जिन्होंने हर चीज का बेड़ा गर्क किया, जिन्होंने अनगिनत भर्तियां की गैर जरूरी, स्टील मिल का किया, रेलवे का किया, उनसे लेना फीस। किसको रोएंगे? उनको जुर्माना करें कि आप उनसे लें फीस, जुर्माने करेंगे। ये जो हमारे मुल्क में जितने पार्लियामेंटेरियंस बनते हैं, चारों असेंबलियाँ, सेनेट, कौमी असेंबली, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, इन सब का मजमुआ निकालें, इनसे आप सिर्फ 10-10 हज़ार रुपया ले लें, वो भी ले लें, 50-50 हज़ार रुपया ले लें, अच्छी तजवीज़ है, कार्य खैर दे के लाख रुपया ले लें, इनको कमी है। नहीं, तो रेडियो 10,000 रुपए की तजवीज़ है। रेडियो जो है बहाल हो जाता है। पास दे कुछ, ठीक है, अच्छी बात है। ये करें ना सर, एक वो भी दें, हम भी 35 रुपए देंगे। लेकिन वो बंदा 15 रुपए क्यों दे जो रेडियो सुनते ही जिसका घर में रेडियो नहीं है? 15 रुपए देंगे, क्यों दे वो सर? कोई बात नहीं। रेडियो पाकिस्तान, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? वक्त खत्म हो रहा है, मैं इस पे अगले मैं रेडियो के हक में हूँ। मैं इनके मुखालिफ नहीं हूँ। आप जज्बाती हो रहे हैं, खाम खाई, ये एक रूटीन मैटर है, ऐसे शोर होगा, बनेगा सर। डोमिसाइल खत्म कर दिया है और शनाख्ती कार्ड डोमिसाइल की जगह काम करेगा। शुक्र है ये काम किया। अब ये विरासती सर्टिफिकेट भी खत्म करना चाहिए। अल्लाह इनका भला करे सर। विरासत भी जो है नादरा के शनाख्ती कार्ड पर हो, नादरा के सर्टिफिकेट पर। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, ये गुफ्तगू जारी रहेगी इंशाअल्लाह, अगर खबरें ज़्यादा गर्म ना हुई। एक अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।